आज हम बात करते हैं स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन एंड रिपेयर की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू है। ठीक है, इसमें आप लोग जो हाईलाइटेड हैं एरियाज़, इसका मतलब है वहाँ पे जो है एमसीक्यूज रिलेटेड थोड़ा सा या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जब हम इसको डिटेल से देख लेते हैं हम पहले ओवरव्यू इसका क्या है। न्यूक्लिक एसिड ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए और एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हमें किसकी ज़रूरत होती है? न्यूक्लिक एसिड की। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास देयर आर टू केमिकली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं। कौन कौन से? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास जो डीएनए है द रिपोजिटरी ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए में क्या होता है? जो हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़ख़ीरा हो रही होती है, यानी ज़ख़ीरा का मतलब है एक जगह इकट्ठी हो रही होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये डीएनए जो है ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लाई ऑफ यूकैरियोट्स, जो ऑर्गेनिज्म है, जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरियोट्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो उनके क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है एक, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो यानी कि डीएनए कहाँ पर पाया जाएगा? ये होता है क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक हो गया। और जब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, प्रो मीन प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन जिनमें सही तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनमें लेक ऑफ न्यूक्लाई होता है और उनमें जो है सिंगल क्रोमोसोम्स, उनमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, बट इनमें भी जो है नॉन क्रोमोसोमल डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, अब हमारे पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फाउंड होती है, ऑब्वियसली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर है। ठीक है, अब क्या होगा? डीएनए कॉपी करेगा। डीएनए जो है ऑब्वियसली वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी होगी और ट्रांसमिट होगी कहाँ पे? डाटा सेल में, थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन। एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, अब क्या होता है उसमें, अब डीएनए कॉपी करता है, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी होती है, ट्रांसमिट होती है टू द डाटा सेल थ्रू द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास जो है, अब क्या होता है, अब डीएनए जो एक फर्टिलाइज एग में जो डीएनए होता है वो इनकोड कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को, और फिर क्या करता है? डायरेक्ट कर रहा होता है द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब क्या होगा? क्योंकि डीएनए फर्टिलाइज एग के अंदर होगा, वो इनकोड करता है इन्फॉर्मेशन को दैट डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की तरफ जो क्या करता है? डायरेक्ट कर रहा होता है, ताकि क्या हो? अब क्या होगा? डेवलपमेंट में क्या होता है? जैसे डेवलपमेंट होगी तो उसमें प्रोडक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ सेल होंगी, उसमें बिलियन ऑफ जो सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो जाएगी। ईच सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड होगा। वो ऑब्वियसली जो कोई भी सेल है वो स्पेशलाइज्ड होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है? वो एक्सप्रेस कर रहा होता है ओनली दोज फंक्शन दैट रिक्वायर्ड फॉर इट। ठीक है, ताकि वो परफॉर्म करे इट्स रोल टू मेंटेन द ऑर्गेनिज्म। अब जो सेल है, जो हर सेल है वो स्पेशलाइज होता है ताकि वो खुद अपने आप को एक्सप्रेस करे, नॉट ओनली उन फंक्शन को एक्सप्रेस करे जो रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए, बट वो क्या कर रहा होता है? वो परफॉर्म कर रहा होता है अपना रोल इन मेंटेनिंग द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, देयरफॉर जो डीएनए है वो ना सिर्फ, देखो वो क्या कर रहा होता है? वो रेप्लिकेट प्रिसाइजली ईच टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो प्रिसाइजली बहुत अच्छे तरीके से तो रेप्लिकेट हो रहा होता है, लेकिन इसके साथ वो क्या करता है? सिलेक्टिवली एक्सप्रेस कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो उसने कंटेन की होता है। अच्छा देखो, अब क्या होता है? जो डीएनए है वो ना सिर्फ रेप्लिकेट हो रहा होता है प्रिसाइजली ईच टाइम, बट आल्सो क्या कर रहा होता है? वो जो इन्फॉर्मेशन उसने कंटेन की हुई है उसको सिलेक्टिवली एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास द फर्स्ट स्टेज होता है इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ऑब्वियसली एक्सप्रेस करने का, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट कोडिंग, जो कोड होते हैं, कोड कंटेन होते हैं इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में ऑफ द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल में, वो ट्रांसलेटेड होते होंगे, उसको कहेंगे हम, उस स्टेप को होंगे प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह क्या होता है? पहले जो डीएनए है वो क्या करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए में कन्वर्ट हुआ, फिर आरएनए जो है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन जो है सिंथेसाइज कराएगा। क्योंकि ऑब्वियसली ये इस
इस तरह क्या होगा, कंप्लीटिंग द जीन एक्सप्रेशन होगा और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन का फ्लो है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि डीएनए से आरएनए में गया, आरएनए से प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस हुई, इसको हम टर्म कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा जो है एक बायोलॉजी की एक ख़ास टर्म है। इसमें जो है ये सेंट्रल डॉग्मा जो है ये ऑब्वियसली ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम इससे, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल कर रही होती है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे इंडिविजुअल में इसी तरह होती है। बट कुछ वायरसेस हैं, कुछ उनमें आरएनए होता है, आरएनए जो है वो एक रिपोजिटरी के तौर पे वर्क कर रहा होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, इसलिए उसमें नहीं होता। जो डीएनए टू आरएनए में डीएनए होता है उनमें ये जो है सेंट्रल डॉग्मा जो है हो रहा होता है। ये आप देख रहे हो एक इमेज है, हमारे पास ये डीएनए है, डीएनए की रेप्लिकेशन है, डीएनए जो है रेप्लिकेट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आरएनए में कन्वर्ट हुआ, आरएनए से ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ठीक है। ये सेंट्रल डॉग्मा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास जो है डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। देखो जो मैंने ये हाईलाइट किए हुए ये सारा जो है या थोड़ी सी अंडरलाइन किए हुए ये एमसीक्यूज पर्पस के लिए भी हैं और आपके शॉर्ट आंसर एसक्यूज के लिए भी। अब हमारे पास जो है डीएनए जो है इज़ अ पॉलीमरेज ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स मोनोफॉस्फेट कोवलेंटली लिंक बाय 3 to 5 फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड। जो हमारे पास डीएनए जो पॉलीमरेज होता है वो 3 to 5 डाई फास्फाइड ईस्टर बॉन्ड से जो है ऑब्वियसली जी क्या का कोवलेंटली लिंक होता है। विद द एक्सपेक्शन ऑफ कुछ वायरसेस में जो है ये सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होता है, उनमें नहीं होता, लेकिन जिनमें डबल स्ट्रैंडर्ड होता है मॉलिक्यूल होता है, जो डबल स्ट्रैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है उनमें जो है वो किससे डीएनए जो होता है वो कोवलेंटली लिंक्ड होता है 3 to 5 फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड से, ठीक हो गया। अब हम क्योंकि ऑब्वियसली डीएनए जो है वो एग्जिस्ट एज अ डबल स्ट्रैंडर्ड मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के गिर्द जो है विंड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के गिर्द लिपटे होते हैं और वो क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, डबल हेलिक्स, ठीक है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक्स सेल की, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, डीएनए जो है वो फॉर्म्ड होता है एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन जिनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। इस तरह प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जो प्रोटीन डीएनए है वो प्रोटीन डीएनए कम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है इन नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड रीजन में, जिसको हमें पता है न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। हमारे पास जो है 3 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो जॉइन कर रहा होता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डीऑक्सीपेंटोज ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका जो था 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ठीक है। और दूसरी न्यूक्लियोटाइड ये है, इसका जो था 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डीऑक्सीपेंटोज ऑफ एन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड थ्रू द फास्फेट ग्रुप, तो इसके साथ फास्फेट ग्रुप है। अब इसके साथ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये दोनों जो हैं वो आपस में जो है बॉन्ड बनाएंगे, जिसको कहेंगे हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक नॉर्मली है। अब अगर अनब्रांच की जब बात की जाए तो अनब्रांच में क्या होता है, अनब्रांच फॉर एग्जांपल ये है एक इसका हिस्सा है डीएनए का, एक स्ट्रैंड है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास क्योंकि अनब्रांच चेन की पोलैरिटी जो होती है वो बोथ 5 एंड के साथ भी होती है और 3 एंड के साथ के भी होती है। अब ये फॉर एग्जांपल 3 एंड होगा तो ये 5 एंड है, तो 3 एंड के साथ हमें पता है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और 5 के साथ हमें पता है फास्फेट ग्रुप अटैच है, फ्री फास्फेट ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे जो है ऑब्वियसली यहाँ इन दोनों के साथ पोलैरिटी है, तो ये जो है हमारे पास किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच नहीं होते,
ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास जो बेसिस हैं वो लोकेटेड होती हैं कहाँ पे, वो लोकेटेड होती है अलॉन्ग द रिजल्टिंग ऑफ डीऑक्सी जो राइबोज फास्फेट बैकबोन है, डीऑक्सी राइबोज फास्फेट बैकबोन के साथ जो है ये बेसिस जो हैं वो अटैच होती हैं। तो हमारे पास जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक चेन बन रही होती है, जिसको हम जो चल रही होती है, जिसको जो क्या है 5 एंड जो इस तरीके से होती है वो फॉर्म कर रही होती है 5 एंड ऑफ द चेन टू द 3 एंड ऑफ द चेन, ठीक है, 5 to 3। फॉर एग्जाम्पल द बेसिस ऑफ डीएनए, आप डीएनए की जो बेसिस हैं वो आप हम देखेंगे इसमें। अब इसमें कैसे होता है, उनको हम इस तरीके से रीड करते हैं, जैसे कि थाइमिन है, एडिनिन है, उसके साथ साइटोसिन से ग्वानिन साथ है, तो एक साइड पे 5 होगा और एक साइड पे उसके एंड पे क्या होगा 3 होगा। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 5 थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन 3, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है 5, इनमें हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके दरमियान जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, और इन डीएनए आरएनए जो है वो उसको हम क्लीव कर रहे होते हैं दो तरीके से, हाइड्रोलाइटिकली केमिकल के जरिए और हाइड्रोलाइज्ड कर रहे होते हैं बाय एंजाइम के जरिए, बाय द फैमिली न्यूक्लियस के जरिए, ठीक है। अब जब हाइड्रोलाइज कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास जो है जो डीएनए के लिए कौन सा होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज फॉर डीएनए, और राइबो न्यूक्लियेज किसके लिए होगा, आरएनए के लिए। क्या कर रहा होता है, ये क्लीवेज कर रहा होता है इसको, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास है क्या, एक स्ट्रक्चर है किसका, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है डीएनए चेन का, चेन विद द डीएनए चेन विद द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस शोन इन रिटर्न 5 to 10, ये 5 एंड है और ये हमारे पास 3 एंड है, ठीक हो गया। 5 to 3 डायरेक्शन में इन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास 3 to 5 डाइफॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड जो है ये आपको शो है। एक ये हमारे पास जो है, ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास ये थर्ड जो है कार्बन 3 जो नंबर पे कार्बन लगा हुआ उसके साथ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, और यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो था, ये वाला न्यूक्लियोटाइड जो था, इसके जो 5th नंबर पे जो 5th कार्बन जो था उसके साथ जो है फास्फेट जो ग्रुप था उसके साथ ये लिंक करके एक बॉन्ड बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं डाइफॉस्फो 3 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है 5 वाले नंबर का और 3 के नंबर में आपस में मिलके ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला बॉन्ड था, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो है और ये जो हमारे पास जो शेडेड हुए हैं वो हमारे पास क्या हैं, डीऑक्सी राइबोज फास्फेट बैकबोन जो है वो आपको शो हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो है, आप इस इमेज में आप देख सकते हो, एक एंड हमारे पास ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, और यहाँ पे जो है 3rd एंड पे OH ग्रुप है और ये इस पे फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है फास्फो जो है एक राइबोज फास्फेट जो है बैकबोन जो है फॉर्म करें, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये आप देख रहे हो बहुत सिंपल फॉर्म है इसकी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन। अब एक साइड पे जो है ये बहुत सिंपल फॉर्म सी वाली दी हुई है इन्होंने, ये वाली एक साइड पे 5 एंड है और एक 3rd एंड है, इसमें आपको पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये हमारे पास जो है थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन है और इसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड है आपस में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास ये आपको ये बहुत ज़्यादा सिंपल दिया हुआ है, 5 एंड है, एक साइड पे 3 एंड है, और थाइमिन ग्वानिन थाइमिन एडिनिन ग्वानिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन और 3rd एंड। ये बहुत सिंपल फॉर्म था इसका। ये हमारे पास है, ये जो है ये आपस में जो एक न्यूक्लियोटाइड ये है ना थाइमिन फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब जो है ये हमारे पास थाइमिन है। थाइमिन का जो है फॉर एग्जांपल ये जो है OH ग्रुप यानी 3rd वाला कार्बन जो है, 3rd वाला जो 3rd पे जो OH ग्रुप है वो एडिनिन के 5th के साथ जो है बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं 3 to 5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक हो गया। अब हमारे पास डबल हेलिक्स क्या है, डबल हेलिक्स की जब हम बात करते हैं, इन द डबल हेलिक्स 2 चेन आर कॉइल्ड अराउंड
अराउंड अ कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस में कॉइल्ड अराउंड हो रही होती हैं, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक कॉमन एक्सिस पे ये कॉइल होती है, उनको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब जो चेन जो है पेयर्ड होती है, किस तरीके से पेयर्ड होती है, ये एक एंटी पैरेलल मैनर में पेयर हो रही होती है, क्योंकि एक साइड से अब क्या होगा, ये 5 एंड जो होगा 1 स्ट्रैंड का पेयर होगा दूसरे साइड के 3 एंड के साथ। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है 5, यहाँ से जो 5 एंड जो है, इस चेन का 5 एंड आ रहा है ना नीचे, 5 एंड नीचे आ रहा है, तो आखिर में जो है हमारे पास जो है ये 3 एंड यहाँ पे बन रहा है 5 एंड का, और यहाँ पे अपोजिट देखोगे ये 3 एंड ऊपर है और यहाँ पे इसका 5 एंड नीचे है, यानी कि ये एंटी पैरेलल मैनर में आपस में क्या हो रहे हैं, क्या बाइंड कर रहे हैं। ठीक है। That the 5 end of one strand is paired with the 3rd end of the one other strand. In DNA डबल हेलिक्स हमारे पास 2 किस्म के जो बेसिस हैं, एक है हमारे पास यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोफिलिक जो एक होती है, और एक हाइड्रोफोबिक बेस है। हाइड्रोफिलिक जो होती है वो है डीऑक्सीराइबोज फास्फेट बैकबोन ऑफ ईच चेन इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारे पास दिख रही है ये डीऑक्सीराइबोज फास्फेट बैकबोन है, ये आउटसाइड होगी, और जो हाइड्रोफोबिक है बेसिस जो हैं वो स्टक इनसाइड, वो अंदर की साइड होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक हैं। ये जो चेन ये जो हैं ये जो बेस पेयर्स हैं ये जो हैं वो स्टक इनसाइड अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो हमें पता है एक ट्विस्टेड लैडर की तरह मिल रहा होता है हमें। द सेप्टल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 स्ट्रैंड, अगर हम इनकी सेप्टल रिलेशनशिप देखें तो हमारे पास ये जो है ये जो हेलिक्स है एक क्रिएट कर रहा होता है वाइड एंड नैरो ग्रूव का फॉर्म कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो है एक वाइड ग्रूव किया हुआ इसने, ये छोटा सा ग्रूव है, एक माइनर ग्रूव है, एक मेजर ग्रूव है। ठीक है। यानी कि ये माइनर ग्रूव है और ये मेजर ग्रूव है, एक वाइड है एक स्मॉल है। अब ये जो ग्रूव्स हैं ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्पेशल एसेस फॉर बाइंडिंग द रेगुलेटरी प्रोटीन। इनमें क्या होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन आके अटैच हो रही होती है। ठीक है। अब क्या करता है, क्योंकि फॉर द स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस अलोंग द डीएनए चेन, क्योंकि स्पेसिफिक जो रिकग्निशन जो इसका सीक्वेंस है प्रोटीन के साथ इस तरह, तो इसमें क्या करती हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन ग्रूव्स में आके यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, आके क्या है वो अटैच कर रही होती हैं। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है एक एंटी के जो हमारे पास सर्टन एंटी कैंसर ड्रग हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिन या एक्टिनोमाइसिन डी जो है वो एक्सर्ट करा होता है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट बाय द इंटरकैलिएटिंग इनटू द नैरो ग्रूव ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। अब वो क्या करती है, डीएनए के जो नैरो जो माइनर ग्रूव था उसके अंदर इंटरकैलिएट कर रही होती है, और इस तरह वो इंटरफेयर कर रही होती है डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस में। ये है हमारे पास डबल हेलिक्स। अब हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग कैसे होती है, अब क्या होता है, द बेस ऑफ वन स्ट्रैंड डीएनए आर पेयर विद द बेस ऑफ सेकंड स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड की जो बेस है, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये है, इसकी जो बेस है इसके साथ अटैच हो रही हैं, सो दैट अब वो किस तरीके से होंगी, जैसे एडिनिन जो है वो हर दफ़ा ऑलवेज पेयर होगी थायमिन के साथ। आप यहाँ पे देख रहे हो ए से एडिनिन थायमिन के साथ अटैच है, हमेशा वो ऐसी ही रहेगी। अब थायमिन जो है साइटोसिन के साथ हमेशा पेयर रहेगी। अब हमारे पास ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ अटैच है, ग्वानिन। ठीक है। साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद ग्वानिन। अब हमारे पास ये जो बेस पेयर हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स। ये आप देख रहे हो ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स की, ये परपेंडिकुलर होती हैं टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स की। ठीक है। अब हमारे पास जो है क्या होता है, देखो हाँ, अगर एक फॉर एग्जांपल ये जो सीक्वेंस है ना, गिवन द सीक्वेंस ऑफ द बेस ऑफ वन चेन, द सीक्वेंस ऑफ द गिवन एक सीक्वेंस को आप चेन को सीक्वेंस दे रहे हो, तो द सीक्वेंस ऑफ ऑन द कम्प्लीमेंट्री चेन जो है वो कैन बी डिटरमाइंड। हम देख रहे होते हैं, एक का हमें पता चल जाता है तो दूसरे का हमें पता चल जाता है, इसका हाँ थायमिन है उसके साथ साइटोसिन लगा, वो सॉरी थायमिन है उसके साथ एडिनिन लगा हुआ है, ग्वानिन है उसके साथ जो है वो एडिनिन है तो थायमिन लगा हुआ है, ग्वानिन है तो साइटोसिन लगा हुआ है। तो
इसका मतलब है एक को हमें पता है तो दूसरी का ऑब्वियसली कम्प्लीमेंट्री चेन जो है हमें कैन भी हम डिटरमाइन करे होते हैं। तो हमारे पास क्या है, द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग इन अ डीएनए, हम इसको एक रूल के तहत इसको जो है स्पेसिफिक बेस पेयरिंग कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं चार्गुफ रूल। चार्गुफ रूल जो है उसके मुताबिक जो है सिंपल जो हमारे पास डीएनए है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसमें एडेनिन जो होती है वो इक्वल अमाउंट की होती है थाइमिन के, और गुआनिन की इक्वल अमाउंट की अमाउंट जो होती है वो इक्वल अमाउंट होती है साइटोसिन की। इसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन जो होती है वो इक्वल होती है पायरिमिडीन की। ठीक है, अब हमारे पास जो है जो बेस पेयर जो हैं ये आपस में, ये जो बेस पेयर हम पढ़ रहे थे ये आपस में इकट्ठे होते हैं बाय द बॉन्ड्स के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। अब हमारे पास जो है 2 बॉन्ड्स होते हैं एडिनिन और थाइमिन के दरमियान, और 3 बॉन्ड्स होते हैं गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती हैं, अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके दरमियान और जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होते हैं बिटवीन द स्टैक्ड बेसिस के दरमियान, ये क्या कर रहे होते हैं, स्टेबलाइज कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स को। जैसे आप इमेज में देख रहे हो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज फास्फेट बैकबोन है। ठीक है, अब ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज फास्फेट बैकबोन है। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे जो है बेस पेयर्स हैं। अब बेस पेयर में एडिनिन थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड है, गुआनिन साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जो है वो आपस में बने हुए हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगी और क्या होगी, जो है जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बिटवीन द स्टैक बेसिस के दरमियान जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है वो स्टेबलाइज कर रही होती है किसको, डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को। अब हमारे पास है सेपरेशन ऑफ द 2 डीएनए स्ट्रैंड इन द डबल हेलिक्स। अब 2 स्ट्रैंड जो होते हैं अब डबल हेलिक्स के वो सेपरेट होते हैं जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बिटवीन द पेयर बेस आर डिस्टर्ब, ये जो है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाए। अब डिस्ट्रप्शन जो है अकर हो रही होती है कब होती है, या फिर लेबॉर्ट्री में आप क्या करते हो, पीएच ऑफ द डीएनए सोल्यूशन को आप अल्टर कर देते हो, और जो न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस हैं हमारे पास वो आयोनाइज हो जाती हैं, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं। या फिर क्या होता है अगर आप सोल्यूशन को हीट करते हो बहुत ज़्यादा, तो अब जो कुछ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होती है वो जो है वो इतनी जल्दी जो इस तरह के ट्रीटमेंट में तो ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती। क्यों नहीं होती, आप जब देखते हो कि जब डीएनए को आप हीट करते हो, द टेम्परेचर एट विच वन ऑफ द हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो अगर लास्ट कर दे, स्ट्रक्चर जो है लास्ट इट्स डिफाइनिंग द मेल्टिंग, ऑब्वियसली जब जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो लास्ट होगा तो उसको हम कहते हैं डिफाइनिंग एज द मेल्टिंग टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं टीएम, यानी कि वहाँ पे जो है जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो लास्ट हुआ है। ठीक है, अब ये कैन भी हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं बाय मेजरिंग दी एब्जॉर्प्शन एट, इसको हम मेजरिंग कर रहे होते हैं कि एब्जॉर्प्शन हुई है 260 नैनोमीटर में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हैं उनमें हाई रिलेटिव एब्जॉर्प्शन होती है एट द वेवलेंथ, इस वेवलेंथ में, देन डज जितनी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए करता है उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है बिकॉज 3 जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन गुआनिन और साइटोसिन के, वैसे वो जो बॉन्ड्स होते हैं नॉट ओनली वो सिर्फ वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन और होते हैं, बट एडिनिन गुआनिन में हमें पता है 2 बॉन्ड होते हैं। अब जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी एडिनिन और थाइमिन की, वो डीनेचर होंगे एट द लोअर टेम्परेचर पे, और जब हमारे पास गुआनिन और साइटोसिन की रिच होगी मकदार, तो उसका मतलब है वो हायर टेम्परेचर पे डीनेचर होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन जो है वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड जो है कैन रिफॉर्म कर रही होती हैं डबल हेलिक्स को बाय द प्रोसेस इसका रीनेचुरलाइजेशन। अब रीनेचुरेशन में क्या होता है, वो अप्रोप्रिएट कंडीशन आपने अप्लाई की तो कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड जो है वो रिफॉर्म करके दोबारा से री हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा होता है। इसको हम रीएनेलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर फ्रॉम द डबल हेलिक्स। अब स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिक्स का, देयर आर 3 मेन मेजर स्ट्रक्चर हैं वो फॉर्म कर रहा होता है डीएनए। एक है हमारे पास बी फॉर्म जो है, जो वाटसन और क्रिक ने जो है 1953 में दिया था। एक है ए फॉर्म और एक है जेड फॉर्म।
अब जो बी फार्म होता है वो राइट हैंडेड हेलेक्स होता है विद 10 रेजिड्यू होते हैं उसके पर 360 टर्न ऑफ हेलेक्स। 360 टर्न जैसा ही लेता है उसमें हमारे पास 10 रेजिड्यू होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास विद द प्लेन ऑफ बेस जो और जो बेस का प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द हेलेक्स के एंगल के साथ। और ये इसकी जो हमारे पास जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो हमारे पास जो है कहा जाता है कि वो प्राइमरी बी जो डीएनए है, ठीक है। अब हमारे पास जो है एक और होती है ए फार्म जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है बाय मॉडरेटिंगली डिहाइड्रेटिंग द बी फार्म को थोड़ा सा डिहाइड्रेट करते हो तो आपको ये ए फार्म मिल रहा होता है। इट इज़ आल्सो राइट हैंडेड हेलेक्स होता है ये, बट यहाँ पे हमारे पास 11 बेस पेयर होते हैं पर टर्न में, और यहाँ पे कितने होते हैं 10 होते हैं ना, तो यहाँ पे जो है 11 होते हैं पर टर्न में, बट जो प्लेन ऑफ बेस पेयर जो होता है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है 20 डिग्री अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द हेलेक्स एक्सिस। हेलिकल एक्सिस जो है उसकी 20 डिग्री जो है थोड़ा सा परपेंडिकुलर से जो है वो टिल्ट हो जाता है। और इसमें हमारे पास जो कन्फर्मेशन फाउंड हुई होती है हमें डीएनए आरएनए हाइब्रिड में, आरएनए डबल स्ट्रैंड रीजन जो है प्रोबेबिलिटी वेरी क्लोज टू ए फार्म, ठीक है। अब हमारे पास जेड जो डीएनए है वो क्या होता है, वो लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड हेलेक्स है, और इसमें हमारे पास 12 बेस पेयर जो है पर टर्न में मौजूद होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि द डीऑक्सीराइबोस फास्फेट बैकबोन होती है, जिगजैग जो होती है, इसीलिए इसका नाम जो है जेड डीएनए का रखा गया। अब स्ट्रेच ऑफ जेड डीएनए अकर हो रही होती है नेचुरली इन द रीजन ऑफ डीएनए दैट हैव द सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, क्योंकि उसमें क्या होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन के सीक्वेंस जो है अल्टर हो रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है पॉलीगवानिन साइटोसिन। अब हमारे पास जो ट्रांसेक्शन बिटवीन बी और जेड हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में जो है रेगुलेशन कौन कर रहा होता है, बी एंड जेड हेलिकल फॉर्म्स, ठीक है। अब हमारे पास लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, देखो ईच क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें उनके अंदर जो होता है वन लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होता है विच इज़ बॉन्ड टू अ कम्प्लेक्स मैच्योर प्रोटीन। ओबियसली वो डिफरेंट मैच्योर मिक्सचर ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिनको हम हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं, वो फॉर्म कर रहे होते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अब जो यूकैरियोट्स हैं उनमें क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है इन देयर माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लांट्स की बात की जाए तो उनके क्लोरोप्लास्ट में भी, ठीक हो गया। अब हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो टिपिकली कंटेन कर रहे होते हैं सिंगल डबल स्ट्रैंडर्ड सुपर क्वाइल्ड सेलुलर क्रोमोसोम्स, और जो ईच जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स है वो एसोसिएटेड होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन से के साथ जो क्या कर रही होती हैं, कंडेंस कर रही होती है डीएनए को ताकि वो फॉर्म करें न्यूक्लियोइड्स। अच्छा, इन कुछ स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया जो है उनमें छोटा सा स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए जो है वो कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है और अंडरगो रेप्लिकेशन होती है उसमें, और ये जो रेप्लिकेशन है वो सिंक्रोनाइज्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती क्रोमोसोमल डिवीजन के साथ। कभी डिवीजन के साथ वो कर रहा होता है, कभी नहीं भी कर रहा होता है, कभी खुद ही कर रहा होता है। अब जो प्लाज्मिड हैं वो कैरी कर रहे होते हैं जीन्स को दैट जो कन्वे कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द होस्ट बैक्टीरियम में, और मे बी फैसिलिटेट टू ट्रांसफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो इसलिए जो हमारे पास प्लाज्मिड हैं ये हम रिकमेंड जीन टेक्नोलॉजी में इसका एज अ वेक्टर के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो इनका काफ़ी जो है इनकी एप्लीकेशन है।